नमस्कार। मैं सुनील मिश्रा आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम लोग अभी जो परिचर्चा करते आ रहे हैं कि शादी के समय कुंडली मिलान क्यों जरूरी है और कुंडली मिलान में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इसी विषयों पर और यदि जो जो गुण नहीं मिल रहे हैं उनके लिए क्या उपाय करें, इन सभी विषयों पे परिचर्चा करते हुए मैंने अब तक वर्ण दोष, वश्य दोष, तारा दोष और योनि दोष तथा ग्रह मैत्री दोष यानी 5 वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूँ। मेरे इस चैनल पे आप जाकर के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से एक नम्र निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को अंत तक देखें और लाभ इसको ले सकते हैं। जहाँ तक वर्ण दोष की बात है, हमने आप यह वर्ण दोष कुंडली मिलान में 6ठे अंक पे आता है, इसीलिए इसे ऋषियों ने 6 गुण यानी 6 अंक दिया। आप जानते हैं कि कुंडली मिलान में कुल 32 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से कम से कम 18 पॉइंट आना अनिवार्य माना गया है। तो गण दोष में जो हम लोग आज देखेंगे इसको 6 अंक दिया गया है, लेकिन यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण दोष माना गया है। यूं तो कहा जाए तो गण दोष को 3 कैटेगरी बांटा गया। पहला गण दोष जो होता है वो देवगण में आते हैं, दूसरी मनुष्य और तीसरा राक्षस। ये 3 गण के रूप में माने गए हैं। ऐसे गण जो होते हैं उनकी संख्या 8 के रूप में मानी गई है। एक सिंपल सूत्र है कि यम ताराज भान सलभा, यम ताराज भान सलगा भा, यानी यम यगण, मगड़, तगड़, रगड़ और भगड़, नगड़ तथा शगड़, ये इतने क्वालिटी माने कुल मिलाकर 8 और 2 6 हो गए और 2 ल और ग लघु गण वर्ण के रूप में माने गए, यानी टोटल 8 वर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन ऐसे 3 वर्ण माने गए मुख्यतः, वो है देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। देखिए, मैं बता दूं आपसे, अभी तक जो हम लोगों ने मिलान के बारे में चर्चा किया वो चंद्रमा की पोजीशन को देखते हुए उसमें मिलान की जाती है। यह गण मिलान एक्चुअली ये नक्षत्रों पर प्रभावित होता है। टोटल 27 नक्षत्र हैं, तो 9 राशियों को 27 नक्षत्रों का प्रभाव मिला हुआ है। तो अब यहाँ 3 गण के मुख्य जो आते हैं, जब से सबसे पहले हम लोग देवगण देखें तो देवगण वाले लोग जहाँ गहन विचारक होते हैं, अध्यात्म को मानने वाले होते हैं, सरल होते हैं और परोपकारी होते हैं। इनकी स्थिति जो है देवगण वालों की ये है कि ये हमेशा धर्म के बारे में विचार करने वाले थे। कोई काम करने के पहले उन पर पूर्ण विचार करेंगे कि वो करने योग्य है कि नहीं है। साथ में ये प्रेमी भी होते हैं, देखभाल करने वाले, जिम्मेवारी और सुंदरता आत्म सृष्टि के निर्माणक होते हैं देवगण वाले लोग, और अंतर्निहित शक्तियां इसमें समाहित होती हैं। इसी प्रकार से मनुष्यगण को देखा जाए तो मनुष्यगण वाले लोग देने वाले होते हैं, यानी संतुलित लाइफ, यानी कोई काम करने के पहले विचार करके उस काम में हाथ डालते हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो यह स्पष्ट होते हैं, आक्रामक तो होते हैं
लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आक्रामकता इनकी होती है। यूं कहें कि मनुष्य गण वाले लोग जो होते हैं वो सौम्य, कोमल, मजाकिया प्रवृत्ति के, ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार से राक्षस गण के लोगों के बारे में चर्चा की जाए तो राक्षस गण वाले ज्यादा गुस्सैल होते हैं और जिद्दी होते हैं और साथ में बिना विचार किए किसी भी काम को अंजाम देने वाले होते हैं। यूं कहिए कि राक्षस गण वाले दृढ़ निश्चयी होते हैं और अडिग होते हैं। तो ये इनकी प्रवृत्तियां हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई गण जो देवगण है, कोई व्यक्ति लड़का और लड़की राक्षस गण की है, तो जब दोनों की शादी संपन्न की जाएगी तो क्या होगा? अब लड़की लड़के के स्वभाव से, जहां लड़का देवगण होकर दान देने की प्रवृत्ति रखता है, धर्म की तरफ आरूढ़ होगा, वही राक्षस गण की प्रवृत्ति रखने वाली लड़की जो है धर्म को न करके कर्म पर विचार करेगी और इसलिए वैचारिक विभेद हुआ। तो मुख्यतः हम ये कहें कि गण के बारे में जो चर्चा किया जाता है इसमें व्यक्ति के विचार डिपेंड करते हैं। यदि अगर गण मिलान नहीं हुआ तो व्यक्ति के विचार में परिवर्तन होगा और अक्सर विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम अब ये कहें कि किसे कितने गुण मिले तो 6 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। यदि लड़का देवगण का है और लड़की भी देवगण की है तो पूर्ण 6 अंक मिलते हैं। यदि लड़का राक्षस गण, लड़की भी राक्षस गण, यानी सेम गण वालों को 6 अंक दिया गया। इस वीडियो पर मैं इसके चार्ट को डाल रहा हूं, जिसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि किसको माने गुण मिलान के समय किसको कितना अंक मिला। अब मैं शुरू में कहा कि गण मिलान मुख्यतः नक्षत्रों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि जैसे 3 तरह के गण हो गए, देवगण, ऋषिगण और राक्षसगण। तो जब अश्वनी नक्षत्र, अनुराधा, हस्त, मृगशिरा और पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, श्रवण और स्वाति नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो देवगण के रूप में माने गए हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो पर इस चार्ट को भी डाल रहा हूं, जिसको आप देख करके जान जाएंगे कि किस नक्षत्र का व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो कौन सी गण को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हम पाएंगे कि पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और आद्रा, रोहिणी और ये भरणी, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग जो है वो मनुष्य गण के रूप में आते हैं। और इनसे जो वंचित हो गए, जो अन्य नक्षत्रों में पाए जाने वाले थे, वो राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। जैसे राक्षस गण के रूप में जो आते हैं वो है कृतिका, माघा, अश्लेषा और चित्रा, मूल, घनिष्ठा, ये लोग राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप नक्षत्र को देखकर ये जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस गण का है। आगे मैं बता दूं, करते समय नक्षत्रों पर ध्यान दें और गण मिलान अनिवार्य होता है, बशर्ते कुछ लोगों का कहना है कि शूद्र जो हैं उन्हें गण मिलान के बारे में ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मनुष्य, देव और जो सभी लोग जो हैं, इन सभी लोगों के लिए गण मिलान करना अनिवार्य होता है। अब मुख्यतः यदि गण मिलान में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप उन्हें माने स्टोन पहनाकर या पूजन करके
उसको दूर किया जा सकता है, यानी रत्न से या पूजन से इन्हें दूर किया जा सकता है। लेकिन भरसक प्रयास करें कि शादी में गण का मिलान हो तब भी शादी करें, ये मुझे कहना है। अब आ गया कुछ ऐसे राशियां हैं जिन्हें गण की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। यह मुख्यतः इनमें गण दोष लगता नहीं है। ठीक है, तो इस सब को देखने के बाद अगर शादी संपन्न करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए